नेक्स्ट है हाई डेंसिटी। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। जैसे ही वो क्लोजली पैक्ड होंगे तो उनका वॉल्यूम बहुत डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि जितनी भी स्पेसिस होंगी वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होंगी। इनको बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ जो है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ ट्रैक्शन के थ्रू आपस में क्लोज़ रखा जाता है। तो जैसे ही वो आपस में क्लोज़ होते हैं तो उनका वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाता है। यही वजह है कि जब आप प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसमें स्पेसिस ना होने की वजह से उस पर प्रेशर का इतना फ़र्क नहीं पड़ता। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि इनका वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है, बिकॉज वॉल्यूम एंड डेंसिटी हैज़ इनवर्स रिलेशन। कोलिजन, इसमें कोई भी ट्रांसलेशनल मूवमेंट नहीं होती। सॉलिड पार्टिकल्स में ट्रांसलेशनल मूवमेंट वो होती है जो कोई भी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। अब ये पार्टिकल्स तो मूव ही नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्लोज होती हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ ट्रैक्शन होती है। दैट्स व्हाई इनमें ट्रांसलेशनल मोशन जो है वो पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से वो मूव ही नहीं करेंगे। जब वो मूव नहीं करेंगे तो वो आपस में कोलाइड भी नहीं करेंगे। तो जैसे ही वो कोलाइड नहीं करेंगे वो एक दूसरे पर प्रेशर एक्सर्ट भी नहीं करेंगे। काइनेटिक एनर्जी, अब काइनेटिक एनर्जी इज़ ड्यू टू द मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी होती है। तो जब ये मूव नहीं करेंगे तो उनकी नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होगी, क्योंकि इसकी ना तो ट्रांसलेशनल मोशन होती है ना ही रोटेशनल होती है। ट्रांसलेशनल कौन सी होती है? जो कोई भी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होता है, या वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, लेकिन वो स्ट्रेट डायरेक्शन में करेगा, स्ट्रेट में करेगा, लेकिन वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में मूव कर सकता है। रोटेशनल क्या होती है? जो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती हैं। तो सॉलिड जो है उनकी ना तो रोटेशनल मोशन होगी ना ही ट्रांसलेशनल मोशन पॉसिबल है। देयरफॉर दे कैन वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, और मॉलिक्यूल्स जो होंगे सॉलिड के दे पोजेस ओनली वाइब्रेशनल मोशन। ज्योमेट्रिकल शेप, अब इनकी डेफिनेट डिस्टिंक्टिव ज्योमेट्रिकल शेप होती है, क्योंकि इसमें एटम्स की प्रॉपर अरेंजमेंट होती है। एटम जो है वो ऑर्डरली अरेंज्ड होते हैं। जो भी एटम्स होंगे, आयंस या मॉलिक्यूल्स जो भी प्रेजेंट उसमें होंगे, तो वो 3 डायमेंशनल स्पेस में ऑर्डरली अरेंज होते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉलिड्स, डिफ्यूजन जस्ट लाइक गैसेस, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, motion of molecules, spaces between them, intermolecular forces and kinetic energy based on the kinetic molecular theory। ये सारे वन बाय वन जो है वो हम डिस्कस करते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज़, फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द डिफ्यूजन। गैसेस के केस में आपने पढ़ा था कि डिफ्यूजन इज़ अ प्रोसेस इन विच द पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन एरिया टू लोअर कंसनट्रेशन एरिया। तो इसमें भी क्या होंगे कि सॉलिड जो है उनकी बहुत ज़्यादा वेलोसिटी तो होती नहीं है, क्योंकि वो मूव नहीं कर सकते। वेलोसिटी जो है वो एक किस्म की स्पीड ही होती है ना। स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस आ जाता है कि स्पीड जो है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी होती है, वो एक फिज़िक्स के अकॉर्डिंग आ जाता है। लेकिन वेलोसिटी केमिस्ट्री के केस में वही होती है कि कोई भी मॉलिक्यूल्स की स्पीड कितनी है। सो डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन द स्पीड और वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अब गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूव नहीं कर सकते, उनकी जस्ट वाइब्रेशनल मोशन होती है। देयरफॉर दे हैव वेरी लो वेलोसिटी, उनकी वेलोसिटी बहुत कम होगी, वो स्लोली जो है वो मूव करेंगे। देयरफॉर द डिफ्यूजन विल बी मिनिमम। अगर आप सॉलिड्स के केस में देखते हैं तो क्या उसमें भी डिफ्यूजन पॉसिबल है? अगर आपने ऑब्ज़र्व किया हो कि जो और बिल्डिंग्स होती हैं तो वो काफ़ी सेंचुरीज पास होने के बाद वो कोलैप्स हो जाती हैं विद इन नो टाइम। तो इसकी रीज़न क्या आ जाती है? ये थिंक अबाउट दिस कि अगर आप देखें कि बिल्डिंग्स हैं वो कोलैप्स हो जाती हैं, उसमें ज़रा भी टाइम नहीं लग रहा, तो इट्स मीन कि उसमें जो फोर्स ऑफ ट्रैक्शन प्रेजेंट थी वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, उसमें स्पेसिस क्रिएट हो गई हैं, जिसकी वजह से उनमें डिस्टेंस आ गया है, जिसकी वजह से अगर आप कोई भी टेम्परेचर या प्रेशर या कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर अप्लाई करेंगे वो ईज़िली कोलैप्स हो जाती हैं। कंप्रेशन डेट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर। अगर आप गैसेस के केस में ये प्रेशर को अप्लाई करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो जाती हैं, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा रैंडमली मूव करते हैं, उनमें एम्प्टी स्पेसेस बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं। जब आप कंप्रेस करते हैं तो उनका वॉल्यूम बहुत डिक्रीज़ हो जाता है। बट इन केस ऑफ सॉलिड्स द पार्टिकल्स आर वेरी टाइटली एंड क्लोजली पैक्ड, देयर आर नो एम्प्टी स्पेसेस प्रेजेंट बिटवीन दैम, देयरफॉर वी कैन से दैट दे हैव द नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉलिड्स।
यहाँ पे एक फैक्टर आ जाता है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे आपने इसको याद करना है। द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉलिड इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कंप्रेसिबिलिटी दैट इज़ नोन एज बीटा। मतलब जो भी प्रेशर का इफेक्ट होगा सॉलिड पे दैट इज़ नोन एज बीटा। द डिक्रीज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम एंड द प्रेशर इज़ इंक्रीज बाय 1 एटमॉस्फेयर। जब भी आप प्रेशर को 1 एटमॉस्फेयर इंक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम में पर यूनिट वॉल्यूम में कितना चेंज आ रहा है उसमें उतना वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा, तो उस फैक्टर को क्या कहते हैं, बीटा। दैट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। एक्सपेंशन, ये आपका होगा इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि जैसे अगर आप सॉलिड को हीट करते हैं तो वो एक्सपैंड होता है, ठीक है। व्हेन द सॉलिड इज़ हीटेड इट विल एक्सपैंड, तो जैसे ही एक्सपैंड करेगा तो वो ज़्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा, दैट्स वाई उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से जो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थी वो डिक्रीज़ हो गई हैं और पार्टिकल्स जो उसमें प्रेजेंट थे वो फास्टली मूव करने लग गए, उनकी आपस में कोलिजन हो रही है, जिसकी वजह से एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट हो गए हैं, जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया है। द कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन इज़ डिफाइंड एज इंक्रीज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम एंड द टेम्परेचर इज़ इंक्रीज बाय 1 डिग्री सेल्सियस। जब भी आप टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ करते हैं तो पर यूनिट वॉल्यूम में जितना उसके वॉल्यूम में इंक्रीज़ आ रहा है दैट इज़ नोन एज कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, दैट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर या एक्सपेंशन फैक्टर।